हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। जेडीए जेएलओ में हमसे पूछा जा रहा है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। अब हम कवर करेंगे चैप्टर 5 जो कि डील कर रहा है सरेंडर, अमेंडमेंट, अबेंडनमेंट एंड एक्सटेंशन, सरेंडर और टेनेंसीज। ठीक है, अभ्यर्पण, परित्याग और निर्वापन, अभिधृतियों का अभ्यर्पण। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बिल्डअप होने वाला है। और जितना भी आपको डर लग रहा है इन लोकल लॉ से, ट्रस्ट मी, आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो नोट्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, साथ के साथ मैंने इनके एमसीक्यूज भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप बस सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो कीप योर बेयर एक्ट विद यू एंड मार्क इट डाउन। जो भी मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ, नोट इट डाउन। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए सेक्शन 55 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 55 बात कर रहा है सरेंडर की, ठीक है, अभ्यर्पण की। अब ये कहता है सेक्शन, a tenant other than a tenant bound by lease or other agreement to continue to occupy his holding in the following year may accompanied with a writing attested by the tehsildar. एक सेकेंड। A tenant other than a tenant bound by a lease or other agreement to continue to occupy his holding in the following year may, on or before he first may, surrender his holding by giving up possession thereof accompanied with a writing attested by the tehsildar having jurisdiction or by the chairman of municipal board whether such holding is or is not sublet or mortgaged। ये सेक्शन कह रहा है जो टेनेंट है, ठीक है, तो वो क्या, अगर अपनी जो होल्डिंग है, ठीक है, जो होल्डिंग उसके पास है, अगर वो उसको सरेंडर करना चाहता है 1 मई से पहले, ठीक है, बिफोर 1 मई, तो वो क्या कर सकता है, अपना जो होल्डिंग है उसको सरेंडर कर सकता है। टेनेंट मस्ट नॉट बी बाउंड बाय लीज फॉर नेक्स्ट ईयर। फिर यहाँ पर एक बात और लिखी है कि जो टेनेंट है, ठीक है, वो क्या है कि जो अगले वर्ष के लिए बाध्य ना हो। यदि वो अगले वर्ष के लिए बाध्य ना हो तो वो क्या कर सकता है, सरेंडर रिक्वायर्स गिविंग पोजेशन एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट। जब आप सरेंडर कर रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायर है कि आपको एक तो पोजेशन देना पड़ेगा, साथ के साथ ये सब क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। इसका मतलब जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट थे आपके पास, आपको क्या करना है, वो भी वापस करने हैं, पोजेशन भी वापस देना है। सरेंडर का मतलब यही है। साथ में राइटिंग मस्ट बी अटेस्टेड बाय तहसीलदार। तो और जब आप ये सरेंडर कर रहे हैं तो रिटर्न में होना चाहिए, तो वो क्या है, तहसीलदार से अटेस्टेड होनी चाहिए या फिर जो म्युनिसिपल बोर्ड है उसके चेयरमैन द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। अप्लाई इवन इफ लैंड इज सबलेट और मॉर्गेज। ठीक है, तो अगर लैंड मॉर्गेज है, सबलेट है, तो वो भी अपना क्या कर सकते हैं, अपनी जो होल्डिंग है उसको सरेंडर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो होल्डिंग है उसके सरेंडर करने की बात हो रही है कि जो टेनेंट है, कौन सा टेनेंट छोड़ के, अदर देन अ टेनेंट बाउंड बाय अ लीज और other agreement to continue to occupy his holding in the following year may, on or before he first may, surrender his holding by giving up possession। ठीक है, तो टेनेंट क्या कर सकता है, गिव्स पोजेशन एंड सबमिट रिटर्न सरेंडर बिफोर फर्स्ट में, फर्स्ट में से पहले पहले। इसका मतलब ये है कि किसी भी ईयर की अगर फर्स्ट में से पहले पहले, किसी भी ईयर के फर्स्ट में से पहले पहले अगर आपको सरेंडर करना है होल्डिंग को, तो फर्स्ट में से पहले पहले आप सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, और जो टेनेंट है वो बाउंड नहीं होगा बाय लीज
फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ईयर की जो अगले वर्ष की जो लीज है उसके लिए जो टेनेंट है वो बाउंड नहीं होगा फिर। और जब आप सरेंडर कर रहे हैं तो आपको पोजीशन भी जो है देना होगा, और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो भी, और आपकी जो राइटिंग है वो तहसीलदार द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए, और म्यूनिसिपल जो म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन है या फिर उसके द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। ये अप्लाई करता है अगर आपकी जो लैंड है वो सबलेट है और मॉर्गेज पर है। उसके बाद है सरेंडर की डेट क्या है, 1 मई से पहले, बिफोर या फिर ऑन 1 मई। फिर है सेक्शन 56। अब आप सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, उस होल्डिंग को, तो आपको लैंडलॉर्ड को क्या है, नोटिस देना होगा। तो आप जो है सरेंडर का नोटिस किसको दे रहे हैं, लैंड लॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टेनेंट मस्ट सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंड होल्डर। अब लैंड होल्डर को आप नोटिस भी भेजेंगे, रजिस्टर्ड नोटिस की, देखिए मैं आपकी जो लैंड है उसको सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो हमने टेनेंसी थी हमारी उसको मैं सरेंडर कर रहा हूँ, होल्डिंग को सरेंडर कर रहा हूँ एटलीस्ट 30 डेज बिफोर 1 मई। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप सरेंडर कर रहे हैं तो हमने बोला था कि भाई 1 मई से पहले पहले आपको सरेंडर करना होगा। तो 1 मई से पहले आपको कम से कम 30 दिन का तो नोटिस देना होगा, एटलीस्ट 30 डे नोटिस बिफोर 1 मई। तो क्या हम किसी को 45 दिन का नोटिस दे सकते हैं, मतलब 45 दिन पहले ही बता दें कि हम आपका जो ये हमारी जो लीज है, हम जो हमारे ये होल्डिंग है उसको सरेंडर कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब 30 जो डेज है वो तो एक मिनिमम पीरियड बताया है। फिर है इफ नो नोटिस टेनेंट लायबल फॉर नेक्स्ट ईयर रेंट। अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो फिर जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर का तो आपको जो है रेंट फिर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो टेनेंट है उसने लैंडलॉर्ड को नोटिस ही नहीं दिया। अगर लैंडलॉर्ड को नोटिस दे देता कि मैं अब आपकी जो ये जमीन है उसको छोड़ रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, तो कम से कम लैंडलॉर्ड उसको दूसरे व्यक्ति को तो किसी को दे देता। अब दूसरे व्यक्ति को तो दी नहीं गई, तो फिर अब आप नेक्स्ट ईयर का रेंट भरो, क्योंकि लैंडलॉर्ड थोड़ी ना इसका भुगतान करेगा। फिर एक्सेप्शन, इफ लैंड इज लेट टू अनदर और यूज्ड बाय लैंड होल्डर। लेकिन किस केस में आप नेक्स्ट ईयर का रेंट नहीं देंगे, एक्सेप्शन कह रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन ने ये बात बोली कि अगर nothing in this section shall affect any arrangement by which a tenant and his landholder may agree to surrender of the whole or a portion of the holding, ठीक है। तो इसका सबसेक्शन 2 में पढ़ेंगे। अब इसका प्रोविजो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो लैंड अगर आपने लेट कर दी, प्रोवाइडेड दैट द टेनेंट शैल नॉट बी सो लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द होल्डिंग इज लेट टू अनदर टेनेंट। जब किसी और टेनेंट को लैंड दे ही दी है लैंड होल्डर ने, तो फिर अब उस बात के लिए थोड़ी ना हम लायबल हैं, फिर वो जो टेनेंट है फिर थोड़ी ना लायबल है। अगर वो उसने सरेंडर कर भी दी तो भी तो लैंड किसी और को लेट आउट कर दी गई है, अनदर पर्सन को, ठीक है, या फिर वो जो लैंड होल्डर है वो खुद उसका यूज कर रहा है, ठीक है, अपनी ही कल्टीवेशन के लिए लैंड होल्डर उसको यूज कर रहा है, तो फिर किस बात का नेक्स्ट ईयर रेंट। मतलब यूज में तो आ ही रही है ना। एक्सेप्शन ये है कि अगर यूज में आ रही है तब फिर हम नेक्स्ट ईयर का रेंट नहीं देंगे, ठीक है। नोटिस पीरियड कितना है, 30 डेज, इसको याद रखना। फिर इसका सबसेक्शन 2, टेनेंट एंड लैंड होल्डर कैन म्यूचुअली अग्री टू सरेंडर। ऐसा भी हो सकता है कि जो लैंड होल्डर है और जो टेनेंट है दोनों अग्रीमेंट कर ले, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, इसको आप सरेंडर कर लेते हैं, इस जो टेनेंसी है उसको क्या कर लेते हैं, उस टेनेंसी को आप सरेंडर कर देते हैं। तो दोनों के बीच में अग्रीमेंट भी हो सकता है, अग्रीमेंट के थ्रू भी क्या हो सकती है, टेनेंसी सरेंडर हो सकती है। देखो जब अग्रीमेंट नहीं है तब तो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, अब तो अग्रीमेंट के थ्रू हो रही है, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट सच अग्रीमेंट इज अटेस्टेड इन द मैनर लेट डाउन इन सेक्शन 55। देखो सेक्शन 55 ने बोला था कि आप जो है अपनी होल्डिंग है उसको सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा तहसीलदार से या फिर जो म्यूनिसिपल बोर्ड है, ठीक है, म्यूनिसिपल बोर्ड है उसके चेयरमैन से आपको क्या कराना है, आपको ये सरेंडर जो है आप कर रहे हैं उसको अटेस्ट कराना है, ठीक है। तो सेम बात यहां लिखी गई कि बेशक आप अग्रीमेंट करके सरेंडर करा रहे हैं, दोनों अग्रीमेंट बेशक हो रहा है, लेकिन इसको आपको अटेस्ट तो कराना पड़ेगा जैसे सेक्शन 55 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इसका एक
प्रोविजो क्या कह रहा है, हाँ तो प्रोविजो ने बता दिया कि भाई आपको सेक्शन 55 की तो वो जो है कंडीशन उसको माननी पड़ेगी। तो म्यूचुअल सरेंडर हो सकता है, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। फिर है सेक्शन 57, सरेंडर ऑन इनहेंसमेंट, ठीक है। अब क्या है, इनहेंसमेंट हो रहा है रेंट का बेसिकली, तब रेंट का इनहेंसमेंट कर दिया तो अब टेनेंट कह रहा है मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, अभ्यर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि आपने रेंट को बढ़ा दिया। जैसे मैंने बोला ना, अगर आप इसकी हेडिंग देखेंगे सेक्शन 57 की, तो इसमें सरेंडर ऑन इनहेंसमेंट लिखा है। तो अब जब हम पढ़ेंगे सरेंडर ऑन इनहेंसमेंट तो हमारे माइंड में क्लिक ही नहीं करेगा कि क्या किस चीज के इनहेंसमेंट की बात हो रही है ना, किस चीज को इनहेंस किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है रेंट को इनहेंस करने की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसके साथ फिर लिख लो रेंट इनहेंसमेंट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग लिख लो इसके सामने रेंट इनहेंसमेंट, ठीक है। तो ये क्या कहता है सेक्शन, इफ रेंट इंक्रीज्ड बाय कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, तो टेनेंट क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है। अब जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है रेंट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो अब टेनेंट कहेगा ठीक है मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, इतना सारा रेंट बढ़ा दिया, मैं इस होल्डिंग पर नहीं रह रहा, ठीक है, जो हमारे बीच में लीज थी उसको मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो टेनेंट क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है अगर रेंट को बढ़ा दिया है कोर्ट ने। नोटिस मस्ट बी गिवन विद इन 30 डेज, और इसका जो नोटिस है, ठीक है, इसको 30 डेज का जो नोटिस है हम देंगे। किस दिन से 30 डेज, फ्रॉम डिक्री ऑफ रेंट इनहेंसमेंट, जिस दिन से ये रेंट इनहेंसमेंट की डिक्री आई है उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर हमें नोटिस देना है, ठीक है, कि हम सरेंडर कर रहे हैं। टेनेंट नॉट लाइबल फॉर रेंट आफ्टर सरेंडर, अब जब सरेंडर कर दिया है उसके बाद के लिए थोड़ी ना टेनेंट लाइबल है रेंट देने के लिए। एग्जाम्पल, रेंट इंक्रीज, टेनेंट लीव्स लैंड एंड पेज नो फर्दर रेंट। अब उसको रेंट देने की क्या जरूरत है जब उसने पहले ही कह दिया कि मेरे को तो ये मतलब मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ। तो कितना टाइम है नोटिस के लिए, बेसिकली 30 डेज। 30 डेज है अगर आप सरेंडर कर रहे हो रेंट इनहेंसमेंट पर, और नॉर्मली सरेंडर कर रहे हो तब भी आपको 30 डेज का नोटिस है, लेकिन 1 मई से पहले, 1 मई से पहले। तो टाइम लिमिट क्या है, 30 डेज। फिर है सेक्शन 58, सूट टू बी सेट असाइड, सूट टू बी सेट असाइड सरेंडर, अभ्यर्पण को अपास्त करने के लिए वाद। अब क्या हो रहा है इस केस में, जो लैंड होल्डर है उसने फाइल किया सूट को, चैलेंज करता है इस सरेंडर नोटिस को, ठीक है। अब लैंड होल्डर को जब नोटिस गया कि टेनेंट का कि मैं इस जो लैंड को सरेंडर करना चाहता हूँ, अब उसका नोटिस गया, तो लैंड होल्डर ने जो है सूट फाइल कर दिया और इस सरेंडर नोटिस को ही चैलेंज कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या है, a landholder to whom notice has been set under section 56 or 57, तो वो इसमें बेसिकली पावर दी गई है, क्या दी गई है, पावर दी गई है लैंड होल्डर को कि वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। और सूट क्यों फाइल कर रहा है, कि टू हैव सच नोटिस डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कि जो इसने नोटिस भेजा है इसको इनवैलिड डिक्लेयर करो, इसको आप अंडरलाइन कर लो, तो इसलिए आपने सूट जो है फाइल किया है। फिर इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है, इफ नो सूट इज इंस्टीट्यूटेड द लैंड होल्डर शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड सरेंडर, और अगर लैंड होल्डर ने कोई सूट फाइल नहीं किया है तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने इस सरेंडर के नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल, लैंड होल्डर डज नॉट फाइल केस, सरेंडर बिकम्स वैलिड। इफ नो सूट इट मीन्स वैलिड, इट मीन्स वैलिड सरेंडर, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। फिर है टेकिंग पोजेशन ऑफ सरेंडर्ड होल्डिंग, अब जो अभ्यर्पित जो है वो जोत का कब्जा लेगा, तो अब लैंड होल्डर क्या करेगा, कैन टेक पोजेशन आफ्टर वैलिड सरेंडर, और जैसे सरेंडर कर दिया तो अब लैंड होल्डर क्या करेगा, पोजेशन ले सकता है आफ्टर सरेंडर, लैंड लॉर्ड टेक्स लैंड, ठीक है। एमसीक्यू क्या है इसका, पोजेशन टेकन बाय, कौन लेगा पोजेशन, अब पोजेशन लेगा लैंड होल्डर। तो अभी हमने कितना कंप्लीट किया, हमने किया है कंप्लीट चैप्टर 5 का सरेंडर ऑफ टेनेंसीज। अभी तक हमने कंप्लीट किया है सरेंडर ऑफ टेनेंसीज, जो कि हमारी सेक्शन 55 से लेके सेक्शन 59 तक थी। पहले हमने सिंपल सरेंडर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो जो फिर सेक्शन 55 कर रहा था सरेंडर, उसमें हमने क्या बोला था, बस आप अटेस्ट करा लेना, अटेस्ट करा लेना किससे, तहसीलदार से, ठीक है।
तहसीलदार से अटेस्ट करा लेना या फिर जो म्यूनिसिपल बोर्ड है उसके चेयरमैन से अटेस्ट करा लेना, ये जो आप सरेंडर करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेक्शन 56 में क्या कहा, आप नोटिस देंगे लैंडलॉर्ड को सरेंडर का, कितना 30 डेज बिफोर फर्स्ट में, ठीक है। 30 डेज बिफोर फर्स्ट में आपको क्या है, सरेंडर का नोटिस देना पड़ेगा लैंड होल्डर को। फिर हमारा सेक्शन 57 क्या बात कर रहा है, सरेंडर ऑन रेंट इनहेंसमेंट। जैसे ही रेंट को इनहेंस कर दिया है तो अब वो टेनेंट क्या है, सरेंडर कर रहा है, तो उसको 30 डेज फ्रॉम डिक्री ऑफ रेंट, ठीक है, तो नोटिस देना पड़ेगा। 30 डेज क्या है, फ्रॉम रेंट इनहेंसमेंट, 30 डेज फ्रॉम रेंट इनहेंसमेंट डिक्री, उसको नोटिस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 58, सूट टू सेट असाइड सरेंडर। ये पावर दी गई है किसको, लैंड होल्डर को, कि आप डिक्लेयर करा सकते हैं इनवैलिड, नोटिस को आप इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 59, टेकिंग पोजेशन ऑफ सरेंडर होल्डिंग। और जब जो होल्डिंग है उसको जब सरेंडर कर दिया गया है तो पोजेशन अब किसको मिल जाएगा, लैंड होल्डर को। तो आपने कंप्लीट कहां से कहां तक किया, सेक्शन 55 से लेके सेक्शन 59 तक। और मैंने इसका जो मेन वर्ड्स हैं, ठीक है, की पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है, ये सारे तो आप भी ऐसे इसके सामने लिख लेना, साथ के साथ मेहनत कर लो, तो लास्ट में जब रिवीजन करेंगे ना तो एक साथ बर्डन महसूस नहीं होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 60, अबंडनमेंट, ठीक है। ये जो अबेंडनमेंट ऑफ टेनेंसीज है, अभिधृतियों का जो परित्याग है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सरेंडर ऑफ टेनेंसीज, क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं टेनेंसीज को, सरेंडर ऑफ टेनेंसीज, अभ्यर्पण। अब हम कर रहे हैं अबंडनमेंट ऑफ टेनेंसी, अब हम कर रहे हैं परित्याग, अभिधृतियों का परित्याग। सेक्शन 60 क्या कहता है, सेक्शन 60 ने बोला, टेनेंट लिविंग विलेज डज नॉट लूज राइट subject to the provision of subsection 2 and subsection 3, a tenant who ceases to cultivate and leaves the neighborhood shall not lose his interest in his holding if he leaves in charge there of a person responsible for payment of rent as it falls due and gives written notice to the landholder of such arrangement, ठीक है। देखो जब टेनेंट है, अब वो क्या कर रहा है, गांव छोड़ने पर अब उसका जो अधिकार था, ठीक है, उसकी जो टेनेंसी पे, वो तो समाप्त नहीं होगा। इफ लीव्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड इन्फॉर्म्स लैंड होल्डर, ठीक है, अगर वो व्यक्ति अगर जो जिसने ये होल्डिंग टेनेंसी पे ली थी, अब वो गांव छोड़कर जा रहा है, लेकिन किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को छोड़ के जा रहा है और लैंड होल्डर को बता के भी जा रहा है कि मेरी जगह ये पर्सन है और ये ही क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो टेनेंट अगर जा रहा है आउटसाइड बट अपॉइंट्स पर्सन टू मैनेज लैंड, तो एक हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन टू रिटेन राइट्स क्या है, लीव, तभी आपके राइट्स जो है रिटेन रहेंगे अगर आपने कोई मैनेजर जो है इसको छोड़ के और इन्फॉर्म करके जा रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या है, ये राइट क्या हो जाएगा, रिटेन रहेगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है, इफ पर्सन लेफ्ट इज लीगल हायर या लीगल एयर, इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एयर होती है, लेकिन सबको इसको हेयर पड़ता है, कोई इसको हायर पड़ता है, तो जो आपको समझना है समझो, इट्स लीगल हायर, ठीक है। इफ पर्सन लेफ्ट इज लीगल हायर, अब जिस व्यक्ति को छोड़ के गया है, ठीक है, वो जो टेनेंट है जिस व्यक्ति को छोड़कर गया है उस होल्डिंग पर, वो उसका उत्तराधिकारी है, तो इस केस में टेनेंट लूजेस राइट आफ्टर 7 years इफ नॉट रिज्यूम्ड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 7 साल तक ही आप क्या करेंगे, राइट को रिटेन करेंगे। सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, इफ द पर्सन सो लेफ्ट इन चार्ज, ठीक है, जो आप जिस पर्सन को छोड़कर गए हैं उस लैंड पर, वो पर्सन क्या है, ऑन whom the event of the tenant's death the tenant's interest would devolve, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो लीगल हेयर है उस पर्सन का,
कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पर्सन को जो है प्रॉपर्टी डिवॉल्व की जाएगी इस पर्सन को। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद जिस पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व होती है या उसका जो टेनेंट इंटरेस्ट है वो जो डिवॉल्व होगा तो उस पर्सन को हम लीगल एयर कहते हैं। तो सिंपल से उसके सामने लीगल एयर लिख लो। या फिर हु इज टू मैनेज, या फिर जो पर्सन को छोड़ के गए हैं, हु इज टू मैनेज द होल्डिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन ऑन हुम इन द इवेंट ऑफ टेनेंट्स डेथ द टेनेंट्स इंटरेस्ट वुड डिवॉल्व द टेनेंट शेल on expiry of period of 7 years lose his interest in his holding unless he within such period resumes cultivation thereof, and such interest shall devolve on the person on whom the tenant's interest would devolve in the event of his death। तो फिर क्या होगा इन दोनों केसेस में, अगर वो जो व्यक्ति छोड़ के क्या था रिज्यूम नहीं करता है तो टेनेंट अपना जो राइट है क्या हो जाएगा, उसका टेनेंट लूज कर जाएगा अपना राइट आफ्टर 7 ईयर अगर वो वापस नहीं आता है तो, और राइट जो है पास हो जाएगा टू एयर पे। तो इसका सब सेक्शन 2 का जो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि पहले में तो आपने लीगल एयर को ठीक है मैनेज करने के लिए दे दी, वो जब आप गांव छोड़ के गए तो जो भूमि थी उस पर आप अपने लीगल एयर को छोड़ गए। सबसेक्शन 2 ने ये कहा कि आप लीगल एयर को तो नहीं छोड़ के गए, किसी पर्सन को मैनेज करने के लिए राइट दे दिया, और आपने क्या किया, जो मैनेज करने का राइट दिया था जिस पर्सन को, आप 7 साल के अंदर वापस नहीं आए तो वो राइट जो है टेनेंट वो उसका लूज कर जाएगा और राइट चला जाएगा वापस से उसके लीगल एयर के पास। तो बेसिकली लीगल एयर के अलावा कोई और पर्सन है तो उसको 7 साल का ही राइट मिलेगा। अगर पर्सन वापस नहीं आता, अगर पर्सन वापस आ जाता है तो फिर वो वापस रिज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट है बेसिकली 7 साल। ये 7 साल के अंदर आप आ जाओ, नहीं तो लीगल एयर के पास वापस चली जाएगी। सबसेक्शन इसका 3 क्या कहता है, इफ पर्सन लेफ्ट इज नॉट एयर, अब जो पर्सन को छोड़ के गया है वो पर्सन, वो अगर उसका एयर नहीं है तो टेनेंट प्रिज्यूम्ड टू अबेंडन आफ्टर सबलेटिंग पीरियड। ठीक है, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा, जो टेनेंट है ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने क्या करा है, परित्याग कर दिया है। ठीक है, इफ द पर्सन सो लेफ्ट इन चार्ज इज नॉट पर्सन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2, मतलब अगर जो पर्सन इन चार्ज है वो अगर लीगल एयर नहीं है तो टेनेंट जो है शेल ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच ही कुड हैव सबलेट be presumed to have abandoned his holding unless within such period he resumes cultivation thereof। ठीक है, तो जो टेनेंट है अगर पीरियड एक्सपायर होने के बाद क्या अगर नहीं आता है, ठीक है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि उसने उसको अबंडन कर दिया है। ठीक है, यदि इस प्रकार से रखा गया प्रभारी व्यक्ति उपधारा 2 में वर्णित व्यक्ति नहीं हो तो अभिधारियों के बारे में उस काल अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए वे उप पट्टे पर दे सकता था, ये उपधारणा की जाएगी कि उसने अपनी जोत का परित्याग कर दिया है। क्या माना जाएगा कि उसने जोत का परित्याग कर दिया है, बशर्ते कि वे ऐसे काल अवधि के भीतर उसे जोतना पुनः चालू कर दे। अगर वो दोबारा से आ गया है, ठीक है, और दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है तो फिर तो डीम्ड अबंडन नहीं माना जाएगा। अदरवाइज सेक्शन 3 के अंदर डीम्ड अबंडन माना जाएगा। Tenant leaves and does not return within allowed time। तो इफ नॉट एयर, अगर वो जो है उसका लीगल एयर नहीं है तो क्या होगा, अबंडनमेंट प्रिज्यूम्ड, परित्याग माना जाएगा। फिर है सबसेक्शन 4 इसका, इफ टेनेंट लीव्स विदाउट फॉलोइंग रूल्स ही इज प्रिज्यूम्ड टू हैव अबंडन्ड लैंड। अगर जो टेनेंट है वो जो त्याग कर देता है बिना रूल्स को फॉलो करे तो भी ऐसा माना जाएगा कि उसने लैंड को अबंडन कर दिया, नियमों के बिना छोड़ने पर परित्याग माना जाएगा। तो विदाउट नोटिस अगर आप कर रहे हैं परित्याग तो माना जाएगा, अबंडनमेंट है, परित्याग है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट and do subscribe my channel। That's all for today. Bye bye, take care।